आज हम बात करेंगे समुद्री जलधाराएं यानी ओशियन करंट। समुद्रों की ऊपरी सतह पर जब एक विशाल जल राशि एक निश्चित दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने लगती है तो इसे जलधारा कहला जाता है। जलधाराओं की उत्पत्ति के कई कारण हैं, इनमें से 4 प्रमुख हैं। जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति यानी पृथ्वी की जो घूर्णन की गति है पश्चिम से पूरब की ओर, तो उसके कारण भी समुद्री जलधाराएं प्रभावित होती हैं। उनमें से एक लवणता है, सेल्यूलोस और तापमान टेम्परेचर में भिन्नता और वर्ष भर चलने वाली हवाएं। ये 4 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण जलधाराएं परिवर्तित होती हैं या प्रभावित होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति की। तो जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस कारण से ये पृथ्वी के ऊपरी भाग का जल पृथ्वी के ऊपर भाग का जल पृथ्वी के घूर्णन का साथ नहीं दे पाता और वह पृथ्वी की घूर्णन की विपरीत दिशा में गति करने लगता है। और आगे चलकर ये धाराएं महाद्वीपों के तटों से टकराती हैं और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है तथा महाद्वीपों के तटों के अनुसार अलग अलग आकार ले लेता है। इसमें से दूसरा कारण जो जैसा है तापमान के कारण, यानी पृथ्वी का जो तापमान है, तापमान में भिन्नता। समुद्र की तल पर जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ का पानी गर्म होकर हल्का होता है और ऊपर उठता है, जबकि जहाँ तापमान ठंडा होता है वहाँ का जल नीचे बैठता है और इसी कारण से गर्म जलधारा ठंडी जलधारा का स्थान लेती है, ठंडे क्षेत्रों की ओर चलने लगती है और नीचे से ठंडा पानी गर्म क्षेत्र में आता है। तो एक प्रकार से गति जल में एक मूवमेंट होता है, इसी के कारण भी जलधाराएं प्रभावित होती हैं। और तीसरा कारण लवणता यानी सेल्यूलोस। जहाँ लवणता ज़्यादा होती है वहाँ का जल घनत्व ज़्यादा होता है, अधिक घनत्व वाला जल नीचे बैठता है और कम घनत्व वाला जल ऊपर उठता है और इसी कारण से भी जलधाराएं कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर चलने लगती है। और चौथा कारण है वर्ष भर चलने वाली हवाओं के कारण, यानी वर्ष भर चलने वाली हवाओं की गति के कारण जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। जलधाराओं की दिशा महाद्वीपों के आकार व बनावट से भी प्रभावित होती है। इसके बाद हम अलग अलग जलधाराओं की बात करेंगे, यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की बात करें। उससे पहले हम बात करते हैं कि जलधाराएं होती कितने प्रकार की। जलधाराएं 2 प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। सबसे पहले हम गर्म जलधारा की बात करेंगे। तो गर्म जलधारा वो होती हैं जो विषुवत रेखा के ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं। विषुवत रेखा से यानी यहाँ से और ध्रुवीय क्षेत्र यानी ध्रुव क्षेत्र की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और वो गर्म होती हैं। और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से, दूसरी जो जलधाराएं ठंडी ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है, क्योंकि ध्रुवों में ठंड होती है और ठंडे के कारण बर्फ़ों से जो जलधाराएं होती हैं वो ठंडी होती हैं, ठंडे से विषुवत रेखा की ओर आती हैं और ये गर्म होती जाती हैं। तो इस प्रकार से ठंडी जलधाराएं हमेशा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं और जो गर्म होती हैं वो विषुवत रेखा से और ध्रुवों की ओर चलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रशांत और भूमध्य अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर की जलधाराओं के अलग अलग कौन कौन सी प्रमुख जलधाराएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। जैसा कि हम जानते हैं कि विषुवत रेखा पे बहुत ज़्यादा तापमान होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस कारण से यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है और यहाँ से हमेशा गर्म जलधाराओं का निर्माण होता है। तो उत्तर विषुवत रेखी गर्म जलधारा यानी विषुवत रेखा को, प्रशांत महासागर की जो जलधाराओं को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक उत्तर विषुवत रेखी गर्म जलधारा यानी इक्वेटोरियल भूमध्य रेखा के जो उत्तर में है, नॉर्थ में है, तो उन्हें उत्तर विषुवत रेखी गर्म जलधारा, जो साउथ में है उन्हें दक्षिण विषुवत रेखी गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर विषुवत रेखी गर्म जलधारा। ये जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से चलना प्रारंभ करती हैं, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से यहाँ से चलना प्रारंभ करती हैं और आगे चलकर एशिया के पूर्वी तट पर आगे बढ़ने लगती हैं ये, और इसे उत्तर प्रशांत महासागरीय जलधाराओं के नाम से जाना जाता है। और एशिया के पूर्वी तट पर टकराती हैं, यहाँ से टकराते हुए ये उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। उत्तर की ओर मुड़ने के कारण इनके मार्ग में सबसे पहले जापान आता है और जापान के कारण ये जलधाराएं
दो भागों में बढ़ जाती है। जो एक जलधारा की एक धारा जो पूरब में दाएं हाथ रहती है वो क्यूरोसियो की गर्म जलधारा कहलाती है। क्यूरोसियो की गर्म जलधारा, ये जलधारा जापान के दाएं ओर चलती है और आगे चलकर ये जलधारा उत्तर महासागरीय द्रप्ट कहलाती है। और जो इसके बाएं साइड है, ये जापान के बाएं साइड, ये क्यूरोसियो की गर्म जलधारा जापान के बाएं तरफ से बहती है और एक गर्म जलधारा है। ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं, एक जापान के दाएं साइड और एक जापान के बाएं साइड। ये जलधाराएं दोनों आगे चलकर मिल जाती हैं, आगे चलकर ये कई भागों में बढ़ जाती हैं। इसकी एक शाखा जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीचों बीच से निकलती है, इसे आलूसियन की गर्म जलधारा के रूप में प्रभावित होती है। और एक जलधारा बेरिंग सागर में प्रवेश कर जाती है, दूसरी शाखा अलास्का के नीचे से होकर आती है, इसे अलास्का की गर्म जलधारा कहा जाता है। आगे चलकर ये ब्रिटिश कोलंबिया की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है और यह जलधारा आगे चलकर कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा कहलाती है, क्योंकि आते आते ये ठंडी जलधारा बन जाती है। इस प्रकार से यह अपना एक पूरा चक्र करती है। इसके बाद जो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है जो ऊपर ध्रुवों से चलती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो ध्रुवों से जलधाराएं आती हैं वो ठंडी होती हैं, तो अलास्का के बाजू से ये जलधारा जो ठंडी होती है उसे ओयोसियो की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कैलिफोर्निया की भी ये ठंडी जलधारा है, उसके अलावा ओकोटस की भी ठंडी जलधारा है और ये ठंडी जलधाराएं हमेशा ध्रुवों की ओर से चलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण प्रशांत महासागरीय जलधारा। ये जलधाराएं जैसा कि मैंने बताया विषुवत रेखा के दक्षिण में चलती हैं, दक्षिण प्रशांत महासागरीय जलधाराएं कहलाती हैं। आगे चलकर यह दक्षिण की ओर मुड़ती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में बहती है, इसलिए इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा, इसी को न्यू साउथ वेल्स की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर दक्षिण प्रशांत महासागर 40 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर प्रवाह जन्म लेती है। यह प्रवाह आगे जाकर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराती है, यहाँ इसे दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण प्रशांत प्रवाह आगे चलकर यह दक्षिण अमेरिका से टकराती है और ये पुनः विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है। अब ये ठंडी हो जाती है क्योंकि नीचे की ओर जो ध्रुव होते हैं ठंडी हो जाती है और पेरी व हमबोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये भी अपना एक पूरा चक्र करती है। इसके बाद हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर में भी हम विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पे ज़्यादा तापमान पड़ता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पर टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर भी इक्वेटोरियल लाइन यानी भूमध्य रेखा के जो उत्तर में है उन्हें उत्तर विषुवत रेखी गर्म जलधारा और जो दक्षिण में उन्हें दक्षिण विषुवत रेखी गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर विषुवत रेखी गर्म जलधाराओं की। उत्तर विषुवत रेखी गर्म जलधारा, ये जलधारा 0 से 10 डिग्री के बीच चलने वाली अफ्रीका के पश्चिमी तट यानी गिनी तट के पूर्व से पश्चिम की ओर चलना शुरू होती है, मध्य अमेरिका के तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। ये मध्य अमेरिका के तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है और यहाँ आगे से कैरिबियन की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर क्यूबा के कारण ये दो भागों में बढ़ जाती है। उनकी एक शाखा गल्फ ऑफ मेक्सिको में प्रवेश कर जाती है, इसे गल्फ ऑफ मेक्सिको की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। और दूसरी ओर उसकी शाखा एंटलीज के नाम से बहती है। मेक्सिको की खाड़ी में जो प्रवेश शाखा होती है वो यूकाटन चैनल से बाहर निकलती है और यूकाटन चैनल से ये यहाँ एक यूकाटन चैनल है, मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद ये यूकाटन चैनल से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद ये दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं। आगे चलकर इसे फ्लोरिडा की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, ये फ्लोरिडा की गर्म जलधारा यूकाटन चैनल से लेकर ये फ्लोरिडा के लेकर कैप हैटेरस तक जाती है और इसी जलधारा में एंडलीज की गर्म जलधारा मिल जाती है। आगे चलकर गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के नाम से बहने लगती है। कैप हैटेरस से लेकर ग्रैंड बैंक तक इसका गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। कैप हैटेरस से यहाँ से लेकर के यहाँ तक
गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहा जाता है। आगे चलकर यह जलधारा 3 भागों में बढ़ जाती है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आगे चलकर उत्तर से आने वाली ठंडी लैब्राडोर की ठंडी जलधारा से मिल जाती है और ग्रांड बैंक के पास यहाँ पर घना कोहरा उत्पन्न करती है और इसी कारण से यहाँ भारी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, क्योंकि ये जलधाराएं अपने साथ प्लैंकटन लेकर आती हैं जो मछलियों का भोजन होता है। यहाँ पे चूँकि ठंडी और यहाँ से गर्म सभी जलधाराओं का मिलन होता है, यहाँ पर भारी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ पर ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। जो मछलियों का भोजन होता है प्लैंकटन, वो इन जलधाराओं के द्वारा बहा कर लाया जाता है। ये जलधारा उत्तर अटलांटिक गर्म प्रवाह के नाम से आगे बढ़ती है और कई शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा से मिल जाती है। एक शाखा ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा से मिल जाती है, यानी जो ये ग्रीनलैंड की ये ठंडी जलधारा है इससे मिल जाती है। और दूसरी शाखा नॉर्वे की जलधारा, ये नॉर्वे की जलधारा के नाम से आगे बढ़ती है। और तीसरी जलधारा ये उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा के नाम से बहती है। एक ही जलधारा, दूसरी नॉर्वे की गर्म जलधारा और तीसरी इरविंगर की गर्म जलधारा के नाम से आगे बढ़ती है। और इरविंगर की गर्म जलधारा आगे चलकर आइसलैंड के पूरब से रेनन की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये बिस्के की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है और बिस्के की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद वो वापस निकलती है और निकलने के बाद इसे कनारी की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये अपना पूरा चक्र करती है। इसके अलावा ऊपर ये लैब्राडोर की ठंडी जलधारा जो कि ध्रुवों से आती है और इसके बाद ये ठंडी जलधारा ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा, ये दोनों जलधाराएं अपने साथ ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा का जहाँ पे ये मिलन होता है, यहाँ ग्रैंड बैंक बोला जाता है। यहाँ पे भारी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ये अपने साथ प्लैंकटन लेकर आती हैं। प्लैंकटन मछलियों का एक भोजन होता है, इसके कारण यहाँ बहुत सी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण बसंती रेखी गर्म जलधारा, यानी जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है। आगे चलकर इसे ब्राज़ील के जो पूरब में बहती है, इसलिए ब्राज़ील की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। और आगे चलकर यह पूरब की ओर मुड़ जाती है, इसे फॉकलैंड की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। और आगे चलकर इसे दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के नाम दिया जाता है। आगे चलकर इसे बेंगुला की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये अपना एक पूरा चक्र करती है। धन्यवाद।